हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। सो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 एंड 20। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें है प्लेस ऑफ सुइंग। आखिर हम अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर हम स्यू करें तो कहाँ स्यू करें, इसके बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। सो आज का सबसे पहला सेक्शन जो है वो है सेक्शन 15। क्या है? सेक्शन 15 जो बताता है कोर्ट्स इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूट। कौन से कोर्ट में हम सूट है वो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अब बात है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कंप्लेंट टू ट्राइड। जितने भी सूट है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, वो हम लोएस्ट ग्रेड, जितने भी लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट है वहां ले जाके वो सूट कर सकते हैं और वो एंटरटेन कर सकते हैं उस इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट को। वो बोलता है सेक्शन 15 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। नाउ अब बात करते हैं सेक्शन 16, सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। इसमें ये बताया गया है जहां आपकी प्रॉपर्टी या फिर सब्जेक्ट मैटर जहां कुछ रिलेटेड, जैसे अगर रेंट से रिलेटेड है या फिर प्रॉफिट से रिलेटेड है, जहां वो प्रॉपर्टी है वहां पे हम कोर्ट उस जो रिडक्शन में हम कोर्ट सूट करेंगे, क्या केस सूट करेंगे। नाउ तो सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय लॉ सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ इमोल प्रॉपर्टी विद और विदाउट द रेंट। अगर जहां इमोल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, मान लीजिए दिल्ली में सिचुएटेड है और उससे रिलेटेड जो रेंट और प्रॉफिट का है वो भी दिल्ली से है, इमोबल प्रॉपर्टी जो है दिल्ली से है। सो हम कहाँ सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, वो होगा दिल्ली के कोर्ट में, लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में हम सूट करेंगे, इंस्टीट्यूट करेंगे सूट को। नाउ देन सेकंड, फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम पार्टीशन, मतलब पार्टीशन क्या होता है, बंटवारा, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के बंटवारे से रिलेटेड हो तो जहां वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां हम इंस्टीट्यूट करेंगे सूट को। नाउ सी, for the foreclosure, sale or redemption in case of mortgage or charge upon immovable property। mortgage आपको पता है, जब mortgage की बात करें तो mortgage क्या होता है, अगर हमें किसी से लोन लेना है तो हम अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख देते हैं और बोलते हैं कि अगर आपने जो लोन दिया है अगर मैं आपको वापस ना कर पाऊं तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं और अपना लोन जो है रिकवर कर सकते हैं। अगर मैंने लोन आपको वापस दे दिया तो आप मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस कर देंगे। सो वही है। तो सेल और रिडक्शन, फोरक्लोजर का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर जब मोर्टगेजी, जिसने मोर्टगेजी करवाई है, इसका मतलब जिसने लोन लिया है वो पे नहीं कर पाता अपनी लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट पे नहीं कर पाता तो जो जिससे हमने लोन लिया है वो उससे जो प्रॉपर्टी है उसकी वो लेने के लिए पे कर सकता है या फिर इससे रिलेटेड जो है मॉर्टगेज से रिलेटेड है उसके लिए सूट इंस्टीट्यूट करा जाएगा जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। नाउ डी, फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिटरमाइन करना राइट इंटरेस्ट, उसके लिए भी हम फाइल कर सकते हैं सूट। नाउ फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रॉन्ग करा गया है उसकी कंपनसेशन, अगर मान लिया जाए कि आपकी प्रॉपर्टी है उस पर कोई और आके रह गया, उससे आपका नुकसान हो गया तो उसके कंपनसेशन लेने के लिए फॉर द रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके लिए हम सूट कर सकते हैं। ना फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर द डिस्ट्रेन एंड अटैचमेंट। अब बात करते हैं, यहाँ पे वर्ड आया डिस्ट्रेन एंड अटैचमेंट। डिस्ट्रेन क्या होता है, जब कोई आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेता है, क्या, जब आपकी कोई प्रॉपर्टी जब्त कर लेता है तब की। और अटैचमेंट जब होता है कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है तब हम उसे अटैचमेंट भी कहते हैं। सो फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ क्या क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से रिलेटेड के लिए भी हम सूट कर सकते हैं। जहां वो प्रॉपर्टी से जो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो सिंपल सी बात है कहीं भी जा सकती है, तो जहां वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड से रिकवरी के लिए है वहां पे हम इंस्टीट्यूट उस जुडिक्शन कोर्ट के अंदर हम सूट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सूट को। नाउ शेल बी, आगे क्या लिखा है, शेल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। सिंपल।
सॉरी, सिंपल। ये हो गया कि हमने ये बताया कि आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लोकल लिमिट में जो भी कोर्ट है लोएस्ट ग्रेड का, वहां पे आप जाके इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अपने सूट को ना। अब बात करते हैं सेक्शन 7। अगर सेक्शन 7 की बात करें तो 17 की बात करें, सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। अब मान लीजिए जैसे एक ही लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो आधी जो है वो है दिल्ली में, आधी जो है वो है मुंबई में, मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करें, अब ये बता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी क्या है विद इन अ जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, अलग अलग जुरिडिक्शन के डिफरेंट कोर्ट में आ जा रही है, तो क्या करना चाहिए उसकी बात करते हैं। Where a suit is to obtain a relief respecting or compensation for wrong to immovable property situated within the jurisdiction of different court, the suit may be instituted in any court। अगर वो डिफरेंट 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 कोर्ट के अंदर या फिर डिफरेंट जुडिक्शन कोर्ट के अंदर आ जा रही है, तो हम या फिर वो हम मुंबई में भी फाइल कर, दिल्ली में भी फाइल कर सकते हैं उस सूट को, और मुंबई में भी कर सकते हैं। ये बोलते हैं सेक्शन 70 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड 1908 ना। अब बात करते हैं सेक्शन 18, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर द लोकल लिमिट ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट आर असर्टेन। अब मान लिया जाए जैसे यहाँ पे हमें तो पता चल गया कि हाँ, आधी प्रॉपर्टी इधर है आधी प्रॉपर्टी इधर है, पर जब हमें पता ही ना चले कि आखिर किस जुडिक्शन में हमारी प्रॉपर्टी है, अनसर्टन है, हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे नाउ उसमें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 सबसेक्शन 1, वेयर इट इज अलैग टू uncertain within the local limit of jurisdiction of which two or more courts, दो या दो से ज्यादा कोर्ट उसमें इंक्लूड हो जा रहा है उस लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन में, तो क्या करना चाहिए। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एनी ऑफ दोज कोर्ट में इफ सेटिस्फाई दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर एलिगेशन अ सर्टेनिटी, record a statement to the effect and thereupon proceed to entertain the and dispose of any suit relating to the property, and its decree in a suit shall have the same effect as if the property were situated within the local limit of jurisdiction, provide that suit is the one with respect of the which the court competent as regard to nature and value suit to exercise jurisdiction। ना इसमें यही बोला गया है कि जो भी हम असर्टन नहीं है, मान लिया जाए कि असर्टन नहीं है, दो या दो कोर्ट के बीच हमें पता नहीं चला, तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करी जा सकती है किसी भी कोर्ट में। मान लिया जाए कि दो या दो से ज्यादा कोर्ट में असर्टन है, पता नहीं चला, तो हम किसी कोर्ट में भी जा सकते हैं, और वो जिस कोर्ट में हम ले जाएंगे वो सही तरीके से देखते हुए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और बोलेगी और बताएगी कि यहाँ हमने डिस्पोज करी है और ये प्रॉपर्टी रिलेटेड है इस जगह से ना, ठीक है। और उसमें आगे बोला गया है जो प्रोविजन दिया हुआ है, दैट सूट इज वन विद रिस्पेक्ट टू विच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट एज रिगार्ड द नेचर एंड वैल्यू सूट इज एक्साइज जुडिक्शन। अगर मान लिया जाए प्रॉपर्टी जो है वो उस कंप्लीट होना चाहिए वो कोर्ट कि वो प्रॉपर्टी जिसमें वैल्यू, जिसके नेचर और वैल्यू उसके एक्साइज कर सके, ये ना कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है और कोर्ट की वो एंटरटेन ही नहीं कर सकता सूट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस वैल्यू की प्रॉपर्टी है वो कोर्ट कंप्लीट नहीं, कंप्लीट होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए उस सूट को एंटरटेन करने के लिए। नाउ अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की, वेयर द स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्ड अंडर सबसेक्शन। जो यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा गया उसकी बात करेंगे सबसेक्शन 1। एंड ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर द अपीलेंट और रिविजनल कोर्ट। अगर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा गया तो उसके बाद भी ऑब्जेक्शन लिया गया किसके सामने, अपीलेंट और रिविजनल कोर्ट के सामने, दैट अ डिक्री और ऑर्डर इन अ सूट रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी was made by a court not having jurisdiction where the property is situated। अब यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करा गया, ठीक है, और ऑब्जेक्शन ले लिया गया डिफेंडेंट के द्वारा कि जो अपीलेंट या रिविजनल कोर्ट के बिफोर सामने कि जो डिक्री ऑर्डर इशू करी गई है रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी और जिस कोर्ट ने करी गई उसके पास इस जुडिक्शन नहीं था वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। नाउ द अपीलेंट और रिविजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन अनलेस इट इज ओपिनियन देयर वाज। देन अगर हमने बोल दिया कि ये कोर्ट जो है उसके पास जुडिक्शन नहीं था इस ऑर्डर या डिक्री को पास करने के लिए, तो अपीलेंट और रिविजनल कोर्ट तभी अलाउ कर सकते हैं ऑब्जेक्शन के लिए जब एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर uncertainty and as to court have a jurisdiction to respect thereon and there was an be consequent failure to register।
दूसरा, अगर तभी अपीलेंट और रिविजनल कोर्ट अलाउ कर सकते हैं ऑब्जेक्शन के लिए, अगर जब हम सूट कर रहे थे, इंस्टीट्यूट कर रहे थे सूट को, वहां पे रीजनेबल ग्राउंड नहीं था अनसर्टेनिटी के रिलेटेड, और वहां पे फेलियर हो गए जस्टिस को ध्यान देते हुए, कंस्ट्रेंट ऑफ जस्टिस फेल हो गए, तभी हम अपीलेंट ट्रिब्यूनल और रिविजनल कोर्ट दे सकता है कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये था सेक्शन 18 और सेक्शन 18। नाउ अब बात करेंगे सेक्शन 19। सेक्शन 19 में ये बताया गया, सूट फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग टू बी पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, वेयर सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू अ पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी if wrong was done within the local limit of jurisdiction of the one court and the defendant reside or carry on business on personally work for gain within the local limit of jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the opinion option of the plaintiff and either of the said court। अब क्या बोला यहाँ पे, मान लिया जाए कि प्लेंटिफ जो है, वहां जो घटना हुई है रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, वो हो गई दिल्ली में, ठीक है, और जो प्लेंटिफ है वो रह रहा है भैया, कह रहे हैं कि वो रह रहा है मुंबई में, वहीं काम करता है, वहीं रहता है, वहीं अपना बिजनेस चलाता है। तो अब ये प्लेंटिफ जो, उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो दिल्ली में सूट करे, इंस्टीट्यूट करे अपने सूट फाइल करे सूट को, या फिर मुंबई में। ये बोलता है सेक्शन 19। नाउ जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कोलकाता, बी में CUI आइदर इन कोलकाता और दिल्ली। ए रिजाइड कहाँ, दिल्ली में रहता है, किसको, बी बीट्स बी इन कोलकाता, तो बी जो है वो सीव कर सकता है ए आइदर कोलकाता में और दिल्ली में। नाउ सेकंड एग्जांपल दे रखा है, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली पब्लिश्ड इन कोलकाता स्टेटमेंट ऑफ डिफमेट्री ऑफ बी, बी में सीव आइदर इन कोलकाता। डिफमेट्री आपको आगे चल के हम आईपीसी में पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन 149, सेक्शन 149 जिसे हम डिफेमेशन भी बोलते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में। सो नाउ हम सेक्शन 19 पढ़ ले, उसमें यह बताया कि अगर कोई पर्सन जहां उसका दुर्घटना हुई है, जैसे डिफेमेशन का केस हुआ है दिल्ली में, ठीक है, और रह रहा है वो, सिंपल सी बात है, रह रहा है वो मुंबई में, वहीं कमा रहा है, वहीं खा रहा है, वहीं बिजनेस चला रहा है, तो चाहे तो जो प्लेंटिफ है जिसके अगेंस्ट हुआ है ये सब गलत काम, वो चाहे तो दिल्ली में कर सकता है या फिर मुंबई में कर सकता है। ये सेक्शन 19 ने बोला। अब बात करते हैं सेक्शन 20 की। Section 20. Other suit to be instituted where the defendant reside or cause of action arise subject to limitation aforesaid। aforesaid का मतलब जो ऊपर अभी सेक्शन 19 में हमें पढ़ा, उसके लिमिटेशन को लेते हुए डिफेंडेड रिजाइड जहां डिफेंडेड रहता है या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिडिक्शन द डिफेंडेड और ईच ऑफ डिफेंडेड या एक या एक से ज्यादा डिफेंडेड वेयर देयर आर मोर देन वन at the time of the commencement of suit actually and voluntarily reside or carry on business or personally work for gain। डिफेंडेंट कहा, कहीं भी जहां वो रहता है या बिजनेस करता है या पर्सनल वर्क फॉर गेन करता है, वहां ले जा सकते हैं हम, इंस्टीट्यूट कर फाइल कर सकते हैं सूट को ना। Any of the defendant where there are more than one at the time of commencement of suit actually and voluntarily reside or carry on business or personally work for gain, provide that in a such case either the leave of the court is given or defendant who do not reside or carry on business for as aforesaid accuses in a such institution। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं सेक्शन सबसेक्शन 3 की, सी की, द केस ऑफ ऑक्शन होली और पार्शली अराइज, जहां के कॉज ऑफ एक्शन आधा हुआ या पूरा, वहां पर भी इंस्टीट्यूट करा जा सकता है, कोर्ट को फाइल कर सकते हैं सूट को ना। एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन दे रखा है, इज अ ट्रेडमैन इन कोलकाता, कहाँ ट्रेडमैन है कोलकाता में, बी कैरी ऑन बिजनेस इन दिल्ली, और जो बी है वो अपना बिजनेस चलाता है दिल्ली में, बी बाय हिज एजेंट इन कोलकाता बाय गुड्स ऑफ ए एंड रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर देन टू स्टेट ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी, ए डिलीवर द गुड अकॉर्डिंग इन कोलकाता, ए में सीव
B for the price of good either in a Kolkata or where the cause of action has arisen on Delhi where B your business। सिंपल सी बात है, जहां प्रॉब्लम हुई है, कॉज अराइज हुआ है वहां, या फिर कोलकाता जहां काम कर रहा है, जहां रह रहा है वहां कर सकते हैं बी, चाहे ए जो ए है वो फाइल शूट कर सकता है। सो सेक्शन 20 पढ़ लिया हमने, सेक्शन 19 पढ़ लिया, 18, 17 और 16 और 15। तो आज के लिए हमें इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।